हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य विश्वनाथ एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट एट फिजिक्स, जहाँ हम फिजिक्स पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, फील करते हैं यहाँ से और फाइनली से यहाँ करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया गया था कि इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के कारण जो फोर्स होता है जिसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, जिसका वैल्यू आप कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से आप निकाल चुके हैं, और मास के कारण जो फोर्स होता है जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इन दोनों फोर्सेस में सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, हम ये जानेंगे। मतलब आज के वीडियो का हेडिंग होगा क्या चीज़, द फोर्स ड्यू टू चार्ज वर्सेस द फोर्स ड्यू टू मास। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो आप लोग। ठीक, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वही क्या, द फोर्स, कौन सा फोर्स भाई, तो ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण फोर्स। ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम लोग द फोर्स ड्यू टू मास। क्लियर है, क्लियर है। चार्ज के कारण कौन सा फोर्स, तो आराम से आपको पहले ही बता दिया गया क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और मास के कारण कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या सभी जगह आ रहा है, ऐसा लिखे हैं तो यहाँ भी लिख ही देते हैं। ठीक, इस तरह से। तो बात यहाँ ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमने क्या जाना कि अगर आपके पास चार्जेस दो हैं इस तरह से Q1 Q2 और सेपरेशन इनके बीच का क्या है, R है, तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या चाहिए कि इनके बीच का जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप Fe से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल क्या होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, और उस मतलब जैसा ये जान रहे हैं आप, वैसे यहाँ मासेस के बीच ये रहा M1, एक और मास है M2, इनके बीच का भी सेपरेशन मान लेते हैं हम लोग R। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़े थे 11th क्लास में, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चला कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Fg, ठीक है, इक्वल क्या होता है, G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो इधर है चार्ज के कारण फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण। ठीक, अब इनमें हम क्या करते हैं, सिमिलैरिटी निकालते हैं पहले और उसके बाद डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं सिमिलैरिटी। तो यहाँ देख रहा है हमें R स्क्वायर, आपको पहले ही बता दिया गया है, जब फोर्स इस तरह से, यहाँ देखिए ये इस रिलेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं ना। तो यहाँ भी देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, दोनों मासेस के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब ये हुआ कि ये दोनों फोर्सेस, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ठीक है, ये दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग क्या बनाएंगे सिमिलैरिटी में, क्या चीज, फर्स्ट पॉइंट कि बोथ द फोर्सेस फॉलो द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये है, ये क्या है भाई, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। ठीक, सेकेंड क्या देख रहे हैं हम लोग, ये तो फर्स्ट हुआ। अब सेकेंड यहाँ ढूंढते हैं, तो एक और चीज़ हमने पढ़ा था क्या, कि चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर्स। मतलब इन चार्जेस के जो सेंटर्स होंगे उनके अलोंग ही लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का हो चाहे रिपल्सन का। अभी पॉजिटिव है, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसी लाइन के अलोंग। यही अगर पॉजिटिव निगेटिव होता तो अट्रैक्ट भी करते तो इसी लाइन के अलोंग। यही सेम केस मासेस के साथ भी है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी। इनके बीच में जो लगता है फोर्स आपको अच्छे से पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स है। ठीक, जो कि डिफरेंसेस में हम लोग पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर देखिए, तो ये जो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, यहाँ भी एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं, तो किधर, तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दियर सेंटर्स, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन के एलोंग। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इस तरह से। क्लियर है, तो सेकेंड क्या लिखेंगे सिमिलरिटी, कि बोथ द
forces are acting along the line joining the centers। अब सेंटर्स, अब यहाँ पर आप लोग खुद समझ रहे हैं क्या चीज़ कि किसके सेंटर। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बात करेंगे तो चार्जेस यहाँ लिखेंगे, सेंटर्स ऑफ चार्जेस। और अगर इसका बात करें हम लोग तो यहाँ लिखेंगे सेंटर्स ऑफ मासेस। क्लियर है? तो ये है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द काउज। काउज का मतलब आपको समझना है क्या? काउज का मतलब समझना है, इसके लिए काउज कौन है, किसके कारण फोर्स क्रिएट हो रहा था? चार्ज के कारण। मतलब यहाँ चार्जेस कर देना है काउज की जगह पर, और यहाँ क्या चीज़? मासेस इस केस में। तो ये था सिमिलैरिटी। समझ में आया? समझ में आया? आ गया, आया ना? चलिए देखिए, अब डिफरेंसेस की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ, आप लोग कमेंट किए थे कि बोर्ड के सामने ही रह जाते हैं सर, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं। बिल्कुल देखिए, ले लीजिए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे डिफरेंसेस की ओर, उसके लिए तो मिटाना पड़ेगा। तो मिटाऊँ मैं या ना? मिटा देता हूँ। ठीक है, देखिए बात करेंगे डिफरेंस का। क्या चीज? डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस के लिए भी वही इधर कर देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लिख लीजिएगा, इधर क्या चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं क्या चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ही इक्वल क्या? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स आपको क्या मिला था? जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है? ये है। ठीक, तो डिफरेंस में सबसे पहला जो मिलेगा, जो कि बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है और मेजर डिफरेंस भी कर सकते हैं आप, कि बड़ा वाला डिफरेंस है, वो क्या है? कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी। प्लस प्लस रिपल्सन, माइनस माइनस रिपल्सन, प्लस माइनस अट्रैक्शन। ठीक है, वहीं लेकिन अगर हम बात करते हैं किसका? ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। आपको पहले ही बताया गया था कि क्या है? लविंग फोर्स है, मतलब मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होता। ठीक, क्लियर? तो पहला डिफरेंस लिख लिया जाए, क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be attractive or repulsive, but gravitational force, what about gravitational force? The gravitational force is always attractive। ठीक है, ये है, ये फर्स्ट डिफरेंस रहा, जो कि मतलब बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक, और सेकंड डिफरेंस की ओर हम बढ़ते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है? तो पहले से आपको पता है कि इस के का जो वैल्यू होता है, के की जगह पर आप 1/4 अगर मैं फ्री स्पेस के लिए बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है क्या चीज़? मीडियम को, यानी कि ये जो फोर्स है मीडियम पर डिपेंड करता है। क्यों के डिपेंड कर रहा हो? के इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो फोर्स है मीडियम पर डिपेंड करता है। मतलब दो चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उसको अगर हम चेंज करेंगे तो फोर्स की भी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे दो चार्जेस अभी एयर में, पानी में फिर ले गए, फिर दूसरे मीडियम में ले गए, तो फोर्सेस का वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करें, इसका जो कांस्टेंट है जी, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कहीं पर चेंज होता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहीं पर चेंज नहीं होगा। किसी भी मीडियम में आप ले जाएं, दो मास के बीच में कोई सा भी मीडियम रखें, आप यहाँ निकालें, केरोसिन में डूब जाए, पानी में डूब जाए, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, तो लिख लिया जाए, दिस फोर्स
डिपेंड ऑन मीडियम बिटवीन द चार्जेज, और वही ये क्या है, दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। कहाँ का मीडियम? बिटवीन द मासेस। ठीक है, समझ में आ गया ये बात। तो ये मेजर डिफरेंसेस ये है। और एक बात आप नोट करके लिख सकते हैं, नेक्स्ट जो है क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है इसके तुलना में बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो के का वैल्यू है, के का वैल्यू अगर फ्री स्पेस में ही लेकर चले तो 9 × 10⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। लेकिन वहीं इसका वैल्यू क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू बहुत ही कम होता है इसके रेस्पेक्ट। मतलब आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या नोट करके लिखिए, चाहे डिफरेंस में भी आप लिख सकते हैं कि ज़्यादा होता है या कम होता है, लेकिन नोट करके लिखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। क्या कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है, मच ग्रेटर होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। क्यों? तो वो इसलिए क्योंकि जो k का वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर यूनिट तो आप निकाल नहीं सकते हैं, ये ग्रेटर होता है या ज़्यादा है, सामने दिख रहा है वैल्यू किसके, g के वैल्यू से, जिसका वैल्यू आप पढ़ चुके थे कितना, इतना। यूनिट क्या चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये देख लीजिए, देख रहे हैं ना वैल्यू, प्लस है यहाँ देखिए माइनस, मतलब इसमें डिवाइड होगा क्योंकि बहुत ही छोटा हो जाएगा वो, तो इसके वजह से भी क्या है कि ये ज़्यादा होता है। क्लियर है? तो ये मेजर डिफरेंसेस था, सिमिलैरिटी भी मेजर वाला ही था। वैसे तो डिफरेंसेस बहुत है लेकिन मेन वाला यही है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको करना क्या है कि पहले के वीडियोस देखकर इंक्लूडिंग दिस वीडियो आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। ठीक है, क्योंकि अभी तक का कंप्लीट होना चाहिए आने वाले टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी तक जो पढ़ रहे हैं उसका लेवल ए है, तो आने वाले टॉपिक्स का लेवल ये है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक का सब कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये सब कंप्लीट रहेगा तभी आगे पढ़ने में मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा, जो कि अगले वीडियो में मिलेगा आपको, वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने के बाद हम लोग कूलॉम्स लॉ और सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल पर अटैक करेंगे। ठीक है, तो रेडी रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।